कल्पना भी जीती हैं रेगांव से। लेकिन जोबट की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। 6000 से ज्यादा मतों से जीतकर आई है। 6401 मतों से जीता है जोबट के चुनाव को सुलोचना रावत से। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या आदिवासी वोट बैंक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में कामयाब रही है? जबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जब वो आदिवासी सम्मेलन में आए तो शिवराज सरकार की तारीफ की थी। एक के बाद एक आदिवासी वर्ग के लिए योजनाओं का ऐलान किया था। या फिर उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का जनसंपर्क सभा, रैलियां, रोड शो के बाद आदिवासी समुदाय के घरों में भोजन और रात्रि विश्राम करना। अकेले वो नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जोबट में घर में रुके, आदिवासियों के यहाँ उन्होंने भोजन किया। और ये जो एक रणनीति थी नई कि आदिवासी गरीबों के बीच में पहुंचना, बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी के दोनों नेताओं की, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें मुख्यमंत्री की, या प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वी डी शर्मा की, ये काम आई। लेकिन दूसरी तरफ प्रबंधन का जिम्मा भी भूपेंद्र सिंह निभा रहे थे यहाँ से बैठकर। पर आदिवासी चेहरों पर अपनी पार्टी में जो बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी ने, अब मुझे लगता है कि उस पर मोहर भी लगी है और एक नई रणनीति दिखाई दे रही। सुन लेते हैं जरा इस रिजल्ट के बाद क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और वी डी शर्मा। ये जीत चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर की जीत और जोबट की जीत। पृथ्वीपुर और जोबट दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ थी। और अगर आप जोबट भी देखें तो हमें कहा जा रहा था एंटी आदिवासी हैं, कई आंदोलन हमारे खिलाफ चलाए जा रहे थे। और जोबट में तो लोकसभा के चुनाव में 19 में 18,000 वोट से हारे थे। कोई सोचता नहीं था कि जोबट भारतीय जनता पार्टी कभी जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोबट भी बहुमत से जीती। ये भी अपने आप में न केवल चमत्कार है बल्कि आदिवासी भाई बहनों का प्यार है, उनका विश्वास फिर से लौटा है भारतीय जनता पार्टी में। और यह विजय केवल जोबट के लिए नहीं, उस पूरे अंचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोड मैप पूरा बनाया है और वो रोड मैप हमने प्रकट भी किया। 7 गारंटी की बात मैंने जो कही, हम सरकार नहीं चला रहे, जनता की जिंदगी बदलने के अभियान में लगे हुए हैं। और जोबट की जनता ने उसको माना है और हमें प्यार दिया है। चलिए, शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि जनता के जीवन को बदलने का हमने काम किया है। लेकिन दिलचस्प है जोबट और पृथ्वीपुर उनके लिए, पर जोबट बहुत अलग है। और जरा सुन लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इस विधानसभा और लोकसभा, एक लोकसभा के दौरान काफी मेहनत की और जोबट पर उनकी भी खास नजर थी। 3 बार उन्होंने वहां का दौरा किया। सुनिएगा वी डी शर्मा जी को। तो चलिए, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। वी डी शर्मा जी का बयान भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जोबट की जिम्मेदारी भी यशपाल जी के पास थी और एक अलग तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और महेश पटेल वहां से चुनाव हार गए। कहते हैं कि बाहुबली नेता थे, पर बाहुबली के सामने एक ऐसी महिला को खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच में सीधी पैठ रखती थी और वो असर भी दिखाई दिया। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या थी रणनीति? क्योंकि जोबट से कई इशारे हो रहे हैं, कई तरह के मायने इसके निकाले जा सकते हैं। आदिवासी वोट बैंक यदि हम 2018 की तरफ निगाह डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। लेकिन जोबट की जीत ने ये बता दिया है कि आपकी रणनीति कामयाब भी रही है और 2023 में क्या होगा इसकी तरफ भी इशारा करें। जी यशपाल जी। मनोज जी, कठिन था, चुनौतियां थी उस क्षेत्र में जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और आदिवासियों को लेकर के जिस प्रकार से भ्रमित करने का काम अभी मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटित हो चुकी थी जी, विशेष करके नीमच जिले की और खरगोन जिले की, नेमावर की, इन सब घटनाओं को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने अंग्रेजों की तर्ज पर जो फूट डालो राज करो, भ्रम पैदा करने की स्थिति करके उन आदिवासियों को हमसे बहुत दूर करने की बहुत कोशिश करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उस क्षेत्र में मनोज जी मुझे भी काम करने का अवसर मिला, जहां पर संगठन की जो एक संरचना होती है उससे वहां का पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उतना अवगत नहीं था जितना इस उपचुनाव में माननीय सुहास भगत जी ने, माननीय हितानंद शर्मा जी ने, माननीय वी डी शर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने
और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने, फिर चाहे 4-4 मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी दी थी, 7 मंडल हमारे थे जोबट में, और इन 7 मंडलों में प्रत्येक मंत्री को, विशेष करके गोविंद सिंह जी राजपूत को, आदरणीय महेंद्र सिसोदिया जी को, जिले के प्रभारी आदरणीय दत्ती गांव जी को, ओम सकलेचा जी को, जी और हमारे 2 सांसद उस क्षेत्र के पड़ोस के, आदरणीय गजेंद्र पटेल जी और आदरणीय गुमान जी डामोर जी, इन सबकी टीम ने जिस प्रकार से लामबंद होकर के, प्रयासरत होकर के जो काम किया है, वो कमल का फूल खिला गया। आपने बहुत ठीक बात कही, एक तरफ महेश पटेल का चेहरा था और दूसरी तरफ सौम्य, सरल और राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा कायम किए हुए वह परिवार, जिसके परिवार में 7-7 बार ससुर जी ने प्रतिनिधित्व किया हो, स्वयं सुलोचना जी ने 3-3 बार प्रतिनिधित्व किया हो, 1 बरस वो मंत्री भी रही हो, तो उस प्रकार के शालीन चेहरे को जब हमने चयनित किया तो जनता के मन में सुलोचना जी का व्यवहार भी भाया। और जहां तक आपका, मैं स्क्रीन पर देख रहा था, ये जो दमोह का फार्मूला, दमोह पैटर्न बार बार कांग्रेस कह रही थी, इसका दम निकल गया मनोज, इसलिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिर्फ दिलासा दिलाने के नाम से कमलनाथ जी ने बार बार ये रट लगाई कि हम दमोह में सफल हो गए हैं। तो दमोह का ऐसा कोई फार्मूला है, वो नाथ के द्वारा प्रकट किया गया फार्मूला था, अपरिहार्य कारणों से जिस प्रकार से हम रेगांव हार गए हैं जी, तो अब क्या कांग्रेस कहेगी कि रेगांव के फार्मूले पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे? चलिए पूछ लेते हैं, रविंद्र सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या दमोह का फार्मूला था, अब क्या रेगांव का फार्मूला चलेगी कांग्रेस, जैसा कह रहे हैं? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहूंगा, जोबट आपकी आदिवासी सीट रही है और आदिवासियों को लेकर बीते कुछ दिनों में आप लोग ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं, विपक्ष में है, आरोप लगाना आपका काम है, लेकिन जोबट से मैसेज है भारतीय जनता पार्टी का कि आदिवासी वोट बैंक जो आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ था 2018 में, अब वो फिर से बीजेपी की तरफ जाएगा, ऐसा दिखाई देता है। जैस भी था बीच में। देखिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकार है। और मैं यहाँ से आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस उपचुनाव में भयंकर धनबल का उपयोग करके जनता के वोट को खरीदने का काम किया है, और इसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी का पूरी तरह से जितना दुरुपयोग हो सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ के थाने में बंद कर लेना, उनको बूथों से बाहर निकाल देना, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, शासन के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इतना नंगा नाच किया है रविंद्र जी आपने कहा धनबल, और रहा सवाल इसका कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत खुश हो रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे जी कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत खुश हो रही कि हमने चुनाव जीत लिया। मैं कह रहा हूं कि महंगाई की मार की वजह जनता त्राह हो रही है, और ये उपचुनाव में शासन के दुरुपयोग की वजह से ये सीटें जो जीत ली है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये मायने बिल्कुल मत निकालना कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का तो अब सवाल ही नहीं था। के शासन में जिस प्रकार की महंगाई, वो इसलिए नहीं, सवाल इसलिए है, मैं बता रहा हूं, ये बाई इलेक्शन है। हाँ। ये धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकार है, इसमें लोकतंत्र में कहीं विश्वास नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो जनबल साथ हो गया ना रविंद्र जी, अब तो जनबल साथ हो गया, जनता का बल उनके साथ हो गया, 28 सीटों पर चुनाव हुए, दमोह आपने जीता, उसके बाद ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रशासनिक मशीनरी ने डरा धमका करके मतदाताओं को इतना भ्रमित किया है इस चुनाव में, जिसका कोई और छोर नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा जनता में पहुंच गया है। वो बात आप कह रहे हो कि उपचुनाव में सीटें जीत ली, मैं जोबट की महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, इसलिए रविंद्र जी जोबट हमारा मुद्दा भी है अलग से, इसलिए कि जोबट आदिवासी सीट है और वो आदिवासी अंचल से जीत का जो अंतर है वो 2018 के मुकाबले बहुत ज्यादा है यदि हम बात करें तो। दूसरी तरफ आदिवासी सीट पर जीतना और जो वोटा परसेंटेज भी बढ़ा है उस क्षेत्र में, तो क्या ये आदिवासी वर्ग को लेकर एक चिंता जताएगा कांग्रेस के भीतर, क्योंकि वो आपका वोट बैंक रहा है, इसके लिए बात
देखिए, मेरा निवेदन ये है जी। मनोज जी, एक सीट पे ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि देश और प्रदेश की सरकारें बदल जाएंगी। देश और प्रदेश में ये बन जाएगी परिस्थिति। ये मैं कह रहा हूं आपसे कि आदिवासियों में इतना भय व्याप्त किया प्रशासन ने कि वो इस बात को बोलने को तैयार नहीं थे। मतलब इतना डर पैदा किया गया उनके अंदर। मैं आरोप लगा रहा हूं इस बात का, इसलिए चैनल के माध्यम से लगा रहा हूं। ये पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप देख लीजिए महंगाई की स्थिति क्या है, जनता के मन में नहीं है क्या? बेरोजगारी किस चरम पे पहुंच गई, पर संपत्तियों को बेचने का काम सरकार कर रही है। मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार का नंगा नृत्य प्रदेश और देश में चल रहा है, ये जनता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये समझाना भी होगा। आप यदि विपक्ष में है, ये आदिवासियों का, आदिवासी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। सुशील जी, चुनाव तो बिल्कुल सही है जी। चलिए, जनता को समझाना होगा, हम समझाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। हम लौट रहे हैं, अभी लौट रहे हैं आपके पास। सुशील जी, बात जोबट की कर रहे हैं हम, हालांकि ओवरऑल जीत की बात भी की जा सकती है, लेकिन वो बाद में हम कर लेंगे। पर जोबट के मायने समझना है। जोबट में जिस तरह से आदिवासी पूरा क्षेत्र है वो, और वहाँ जो जीत का अंतर है वो भी खासा अच्छा रहा, वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ा है। तो क्या ये आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दे गया उससे पहले, और कांग्रेस को सोचने को मजबूर कर दिया? देखिए मनोज जी, इन चारों सीटों के उपचुनाव के नतीजे बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी संकेत देते हैं। अगर अपन सिर्फ जोबट सीट की ही बात करें तो जोबट में देखिए, अगर 2018 के आप चुनाव को देखेंगे तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका मालवा निमाड़ आदिवासी सीटों पर लगा था। और अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो 47 आदिवासी सीटों में से जहां 2013 में भाजपा ने 30-31 सीटें जीती थी, वो सिमट के 15-16 पे आ गई थी और कांग्रेस के खाते में 30 सीटें चली गई थी। तो एक बड़ा बिल्कुल उलट सीन बन गया था और ये भाजपा के लिए बहुत चिंता की बात थी, क्योंकि मालवा निमाड़ सहित संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में जिनको कि भाजपा और उनके आनुषंगिक संगठन जो है वनवासी कहते हैं, वहाँ पर उनका खुद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है। उसके बाद अगर हार हुई थी तो ये बड़ी चिंता की बात थी। भाजपा के सारे नेटवर्क और आरएसएस के भी नेटवर्क को इस बात को लेकर चिंता थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वो एक जो माहौल जो बना था, और उसके बाद देखिए पूरे अगर उपचुनाव के प्रचार में भी आप देखेंगे तो आदिवासी बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी। फिर वो आदिवासी दिवस की छुट्टी हो, आदिवासी महोत्सव हो, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय का मामला हो, उन सब को भी मुद्दा बनाया था। लेकिन बीजेपी की मुझे लगता है रणनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी जीत है। रविंद्र तोमर जी भले कह सकते हैं कि प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया, पर प्रशासनिक दुरुपयोग रेगांव में क्यों नहीं हुआ? देखिए, जनता को आप मतलब जनता के निर्णय को आप स्वीकार ना करके प्रशासन और उस पर ढोलते हैं, तो फिर 2018 में प्रशासनिक दुरुपयोग क्यों नहीं किया? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर ये कहा जा, फिर ये भी कहा जा सकता है कि एक चीज और है, नहीं मैं मनोज जी अपनी बात पूरी कर। देखिए क्या होता है, हार को ईमानदारी से स्वीकार कीजिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्योंकि मैं अगर आप इसको मैं दूसरे तरीके से तुलना करता हूँ, भारत में जितनी भी पिचें हैं क्रिकेट से अगर देखें तो भारत में जितनी पिचें वो बल्लेबाजी के लिए बहुत उपयुक्त हैं, लेकिन ये मैच ऑस्ट्रेलिया में था जहां की विकेट जो है पिच जो है विकेट के लिए मानी जाती। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। महंगाई की बहुत बड़ा मुद्दा था, कोरोना की विफलता बहुत बड़ा मुद्दा था, खाद की कमी वर्तमान में बड़ा मुद्दा था। उन सबके बावजूद अगर भाजपा जीत रही है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और अगर यही देखिए, आप में और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में क्या फर्क है आप समझ लीजिए। हिमाचल में भी चुनाव हुए, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का, वहां पे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और यहां पर वो बचाने में कामयाब हुए। तो तोमर साहब, आप आत्मावलोकन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। आप बार बार प्रशासन ये कर रहा है, भाजपा गुंडागर्दी, अरे भाई इसका मतलब जब आप सत्ता में होगे आप भी दुरुपयोग करेंगे। जब कांतिलाल भूरिया उपचुनाव जीते थे इसका मतलब वो भी प्रशासनिक दुरुपयोग था। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़े थे तब वो भी प्रशासनिक दुरुपयोग कहलाएगा क्या? चलिए अपन बात कर लेते, रविंद्र जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले यशपाल सिसोदिया जी। मैं चलिए आप बोलिए। सुशील जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं उपचुनाव लड़ा, अभी 20 में मैं उपचुनाव लड़ा और उस चुनाव में मैं 50,000 वोट से चुनाव जीत रहा था। प्रशासनिक चूंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा था हमारा, नहीं तो चुनाव तो हमको भी हरा देती भारतीय जनता पार्टी वहां दिमनी में। मैं कह रहा हूं कि मुझे 28,000 चुनाव जीते, मैं 50,000 से जीत रहा था। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारा 18,000 वोट कम किया गया। अगर जीत का अंतर हमारा 15,000 और 12,000 पे है तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं इस चीज से,
और मैं नहीं कह रहा हूं, दिमनी क्षेत्र का सर्वे करा लीजिए, और जनता अगर इस बात को कहे तो मानेंगे आप? तब तो आप मानेंगे ना मैं सही कह रहा हूं। देखिए सर्वे आप तो सर्वे के आधार पर इसलिए मैं टिकट कह रहा देते हैं ना रविंद्र जी, आपके यहाँ सर्वे के आधार दुरुपयोग पर की बात मैं मोहर लगा रहा हूं, इस बात का मोहर लगा रहा हूं इस आधार चीज पर ही पे। टिकट दिया जाता। महेश जी सर्वे में आगे आए, उनको आपने टिकट दे दिया। मैं कह रहा हूं मेरा निवेदन में, और रेगांव तो आप जीते हैं ना, वहां क्यों नहीं कर पाए दुरुपयोग? ये बड़ा सवाल है ना, रेगांव तो जीते हैं ना। भुक्तभोगी हूं, मैं 50,000 वोट से चुनाव जीता। रेगांव हमारा जीत का अंतर, वो अंतर कितना कम करोगे? जब अंतर हमारा ज्यादा है तो उसका अंतर में हम जीत गए नहीं, लेकिन हारे थे आप वहां से 17,500 28,000 वोट से चुनाव जीता हूं। हाँ। मुझे नहीं, मैं 50,000 वोट से चुनाव जीतता वहां, अगर प्रशासनिक मशीनरी का तो उपयोग नहीं होता। चलिए और अगर मैं 5,000 10,000 के अंतर पे अगर मेरा अंतर होता तो मुझे चुनाव हारना पड़ता। यशपाल जी आपसे ये समझना चाहूंगा, यशपाल जी ये जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं ये चीज। यशपाल जी, इस चुनाव से पहले हमने ये भी देखा था कि जबलपुर में एक बड़ी सभा हुई जिसमें अमित शाह जी पहुंचे थे आदिवासियों को लेकर। 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, वो भी आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और उसके पहले जोबट में आपने जीत हासिल कर ली। तो क्या वो वोट बैंक जो आपसे छिटक गया था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह नजर गड़ा दी? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति को लेकर के चुनाव कभी नहीं लड़ती है, और न ही हम परिवारवाद लेकर के चलते हैं, और न ही हम वो एकाधिकार की बात करते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस करती है। हम तो देखिए जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सब। और देखिए हम लोग जो कर रहे हैं और जो हमने किया है, और सुशील जी तो निष्पक्ष रूप से बैठे हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में एक निष्पक्ष एजेंसी बैठी है। सुशील भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी टिप्पणी के बाद कुछ बचता भी नहीं है। वो बात मैं भी कहने वाला था जो आदरणीय सुशील जी ने कह दी है कि भाई हमने अगर सत्ता का दुरुपयोग किया है, धनबल का दुरुपयोग किया, अधिकारी की मशीनरी का हमने उपयोग किया, तो फिर हम रेगांव में क्यों चुनाव हार गए, हम वहां भी जीतते। और देखिए आदिवासियों को जिस प्रकार से बरगलाने की बात की जा रही थी, और जिस प्रकार से उनको वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैंने जो वोट बैंक चीज देखी मनोज जी, वहां पे मशीनरी जिस प्रकार से धर्मांतरण के काम में लगी हुई है, तो हमारा जो एक संस्कार है, हमारी जो संस्कृति, वो हमको बार बार जगाने का काम कर रही थी कि ये नहीं चलेगा। और देखिए जिस जयस का आपने नाम लिया है, ये तो कांग्रेस की बी टीम है, और थापली जैसे गांव में कांग्रेस के झंडे तले, कांग्रेस के बैनर तले, या यूं कहे कि कांग्रेस ने उनको जो नारे दिए, 4 लोग थे थापली में, वीडियो वायरल हुआ। हमारी उम्मीदवार की सभा के बाद वहां पर उन्होंने हुड़दंग किया, और बाद में एक चैनल पे मैं चौपाल पे बैठा था, आजाद चौक, आजाद गार्डन जोबट में, एक आदिवासी से जब इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जा रहा था मनोज जी, तब उसने कहा कि थापली में जो कुछ घटना हुई है वो कांग्रेस के इशारे पर हुई है। और मैंने भी देखा उस वीडियो को, उन 4 कार्यकर्ताओं के हाथ में नारे लिखे हुए थे किसानों को लेकर के। चलिए मैं जवाब, यशपाल जी समय नहीं है, जवाब रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी कीजिए, फिर मैं सुशील जी के पास जाऊं। रविंद्र जी मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी वोट को बरगला रही है, वोट बैंक को बरगला रही है, आदिवासियों को बरगला रही है, ये सारे आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी ये बरगलाने का, संप्रदाय का, जाति का, धर्म का, ये राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की, ये पूरा देश जानता है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें जो गांधी की पार्टी कहलाती है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी आंदोलन में 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों की आहुति दे करके इस भारत मां को आजाद कराया है। ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि विधायकों को खरीद लो, पैसे से खरीद लो, और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता हथिया लो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम जितने 70 साल में नहीं बढ़े, उतने दाम अभी ये पूरे 1 साल के अंदर बढ़ गए। बोल दीजिए, और ये रसोई गैस का उज्ज्वला योजना बांट दी, आज सिलेंडर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। ये सब दुरुपयोग है। और जितनी परिसंपत्तियां हैं वो सारी परिसंपत्तियां, चाहे रेलवे हो, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, ये फिरोज का गुनमा, ये फिरोज का गुनमा गांधी परिवार कैसे हो गया? इस पर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन, ये फिरोज का गुनमा गांधी परिवार कैसे हो गया?
बाकी देश के विकास में चलिए, इनका ये बता विश्वास दीजिए नहीं मुझे। है। सुशील जी, और बड़े बड़े सुशील उद्योगपति जी। जो हैं अंबानी और अडानी, उनके सुशील सारे जी, पे सरकारें सुशील चल शर्मा रही जी, सुशील शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। ये अमर जी, चर्चा तो चलती अमर जी, रहेगी, ये लेकिन कहना- क्या सोचने मेरी के बात लिए का जवाब मजबूर दीजिए। कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? जैसा हमने देखा, अमित शाह ने एक सभा की जबलपुर में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 को आ रहे हैं, और जोबट में चुनाव भी जीता भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या आदिवासी वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति पर चल पड़ी है? स्वाभाविक रूप से अगर आप देखा जाए तो अलग रणनीति बनाई है और उस पर काम करी, क्योंकि बीजेपी 2018 के झटके से उबर गई है और उसके बाद दमोह पैटर्न को बार बार कहा गया, तो उस दमोह पैटर्न का भ्रम भी तोड़ना था। लेकिन मैं देखिए, रविंद्र जी बहुत अच्छे नेता हैं, विधायक हैं बहुत, लेकिन जो वो बचाव करने की कोशिश, देखिए अगर आप प्रशासनिक दुरुपयोग से ही चुनाव जीत सकते हैं, अगर आप ये मानते हैं, तो फिर सुलोचना रावत की जगह माधो सिंह डाबर को नहीं जितवाते। अगर बीजेपी नहीं रविंद्र जी देखिए, रविंद्र जी ईमानदारी से, अगर देखिए रविंद्र जी ईमानदारी से कांग्रेस को अपनी गलतियों का, आप तो दिमनी में रविंद्र जी मेरी बात देखिए, रविंद्र जी मैं ये बोल रहा हूँ, रविंद्र जी बहुत, मनोज जी बहुत सीधी सी बात ये है कि यदि प्रशासनिक दुरुपयोग से चुनाव जीते जाते तो शिशुपाल यादव को भाजपा में नहीं लाया जाता, अभय यादव और गणेश यादव को टिकट दिया जाता, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग से जीतना था। उसी तरीके से सुलोचना रावत की जगह माधो सिंह डावर को टिकट दे। बीजेपी ने तो वोट कॉम्बिनेशन को सेट किया ना, वो वोट कॉम्बिनेशन को आप सेट नहीं करते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी विचार तो करना ही पड़ेगा। हर हार के बाद समीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी दमोह में चुनाव हारी, और दमोह के बाद जहां जहां जो गड़बड़ियां थी, कहा भी था बीडी शर्मा ने चर्चा में हमसे, बंसल न्यूज से, कि जो कमियां थी वो हमने दूर कर ली और हम चुनाव जीतेंगे। तो इतना जो पहले से दिखाई दे रहा था, उसकी वजह यही है कि वो फील्ड पर तैयारी कर रहे थे। और अब यदि हार हुई है तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ चूक, कहाँ गलतियां हुई है। लेकिन रैगांव जीतकर कांग्रेस ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि कमजोर समझा जाए कांग्रेस को, पर कई बार एक चुनाव जीतने के बाद अति उत्साह भी हो जाता है। तो ना तो बीजेपी को उत्साह में रहना चाहिए, ना ही कांग्रेस को। पर चुनाव बहुत दिलचस्प हुए और जोबट की जीत ने बहुत कुछ संकेत दे दिए। क्या होगा आगे देखेंगे। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।